Hello everyone, this is Alka Shodan. Welcome to the High Study YouTube channel. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एनवीएस लैब अटेंडेंट लास्ट 40 डेज़ की स्ट्रेटेजी हम लोग आज अभी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अभी आप लोग जानते हो कि एनटीए ने अपने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर दिया। एनटीए के अंडर जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे हमारे, जैसे कि नेट का एग्ज़ाम था, यूजीसी नेट, ठीक है, CSIR नेट, ठीक है, ये सभी जो है नेट के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। ऑलमोस्ट अभी 25 से 27 तक हो चुके हैं नेट के जो एग्ज़ाम्स करवाने थे। अभी हमारे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं एनवीएस के अंडर, जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली अब कुछ दिनों में डेट आ जाए, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। नॉट श्योर, बट हम लोगों को हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये सोच के चलना होगा कुछ तो हमारी जो है स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हो, हमारे एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसकी डिस्कशन करते हैं क्या क्या हमें करना चाहिए। जैसे कि हमें पता है हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। जो हमारा एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। पार्ट्स जो है उसके एक तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, रीजनिंग एबिलिटी। कैसे है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। वैसे इन्होंने तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है मेनली, लेकिन हम 2 पार्ट में लेके चलते हैं इसको। जैसे कि कैसे 60 मार्क्स का एक, 60 मार्क्स का एक, टोटल जो होने वाला है वो हमारा 120 मार्क्स का होने वाला है। 15 क्वेश्चन हमारे आएंगे रीजनिंग एबिलिटी से, 15 क्वेश्चन हमारे आएंगे जर्नल अवेयरनेस से, और 30 क्वेश्चन आएंगे हमारे किससे, इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे। और 60 क्वेश्चन जो आने वाले वो कहाँ से आने वाले, सब्जेक्ट स्पेसिफिक से। और दिस इज़ द मस्ट। और जो आप मतलब देखो, हम जनरली ना, अभी आप लोगों ने बहुत यूट्यूब पे वीडियोस बनी हैं, सभी ऑलमोस्ट यूट्यूबर्स ने बनाई है कि अलग अलग टॉपिक को लेके कि एनवीएस लैब अटेंडेंट की कट ऑफ क्या जा सकती है। देखो, एग्ज़ाम होने से पहले आप कट ऑफ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो पुराने वाले का जो लास्ट ईयर्स में 2022 में 19-18 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पे जो कट ऑफ गई थी उसकी एनालिसिस पे बता सकते हैं। ठीक है, और उसकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो पहले कट ऑफ गई थी ना, उस कट ऑफ से तो आप अभी वाली जो कट ऑफ होगी उसको ज़्यादा ही मान के चलो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो उस टाइम पे अगर जनरल की 90 गई थी तो अब 92 टू 94 के अराउंड मान के चलो, बिकॉज उस टाइम के कंपेरिजन में अभी कंपटीशन भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है और एग्ज़ाम्स को लेके अवेयरनेस भी पहले से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, ये जो अपने माइंड में पहले से डाल के चलो कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अभी मैं आपकी हेल्प करती हूँ कि हमें किस तरीके से प्लान करना है हमारे एग्ज़ाम के लिए, कि कौन से वाली चीज़ जो हमें बेटर रहेगी। ठीक है, रीजनिंग के अंदर है ना, ऑलमोस्ट आप है ना 14 to 15 क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हो, मतलब फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। और बच्चों के आते हैं रीजनिंग में, रीजनिंग यहाँ पे थोड़ी बेसिक आती है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो हैं, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब आपको किसी टीचर ने अगर ऐसे बोला कि मैं आपको 15 आउट ऑफ 15 दिलवा सकता हूँ, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको 15 आउट ऑफ 15 आना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब आप पहले से अपने माइंड में ये चीज़ नहीं लेके चल सकते कि आपको पेपर पता है। पेपर को हम लोग जस्ट अज्यूम करते हैं कि कैसा पेपर आ सकता है, और प्रीवियस ईयर के बेसिस पे होता है सब कुछ। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो कि आप, लेकिन ये भी नहीं कि मैं स्कोर ही नहीं कर सकता, आप इसके अंदर 10 to 12 मार्क्स का स्कोर लेके चलो अपने माइंड में। जब आप 10 to 12 का टारगेट रखोगे ना, तब आप स्कोर कर सकते हो एटलीस्ट इसमें 7 to 8, यानी कि 10 to 12 मार्क्स की आप जिस टाइम पे मेहनत करोगे। इवन जब आप 15 मार्क्स की, आपको भी पता है कि 15 मार्क्स नहीं आ सकते इसमें, लेकिन 15 मार्क्स की जब आप मेहनत करोगे उस टाइम पे आप 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो इसमें। मीन्स कि 15 तो नहीं आएंगे, लेकिन आप इसके अंदर 12 to 13 या 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और है ना, इस वाले एग्ज़ाम के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है, और एनटीए नेगेटिव मार्किंग करता ही करता है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। आप ऐसे नहीं सोच के चल सकते कि मैं तुक्के लगा दूंगा। आपको क्वेश्चन जो पेपर जो है सोच समझ के अटेम्प्ट करना होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ।
लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के अंदर, इसके अंदर भी आप कितने मार्क्स का लेके चल सकते हो, इसमें 25 मार्क्स लेके चल सकते हो। इंग्लिश में कुछ कुछ रॉन्ग हो जाता है, हिंदी में फिर भी हम स्कोर कर लेते हैं, बट इंग्लिश में कुछ ना कुछ रॉन्ग हो जाता है। ये तो मैंने आपको बताया कि आप रीजनिंग की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, जनरल अवेयरनेस की कैसे कर सकते हो, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की। और अगर आपको कि हमें लास्ट टाइम में कैसी बुक्स, कौन सी बुक्स अगर प्रेफर करनी चाहिए, या फिर लास्ट टाइम में पूरी कौन कौन से टॉपिक्स वगैरह पढ़ने चाहिए, ये चीज़ आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम आपके लिए उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक के बारे में। ये हमने बात की अभी, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन हैं, हिंदी के 15 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन हैं, और जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आप इसमें 12 to 13 इसमें स्कोर कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो 12 to 13 का, रीजनिंग में 14 to 15 का मान के चलो, और जनरल अवेयरनेस में 10 to 12 का मान के चलो। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है, अभी हम बात करते हैं हमारा साइंस के बारे में, जिसको हमने डिवाइड कर रखा है पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 2 साइंस एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, साइंस यानी कि फंडामेंटल साइंस की। फंडामेंटल साइंस में क्या क्या, ये अब देखो बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही रहता है कि मैम आएगा कहाँ से। सो आप किसको प्रेफर करो, आप 8th 9th एंड 10th की NCERTs को करो। NCERT को बिल्कुल ऐसे वर्ड टू वर्ड आपको आनी चाहिए, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कहाँ से ये क्वेश्चन NCERT में बन रहा है। ठीक है, और NCERT को इस तरीके से कवर करना ही आपको एग्ज़ाम में स्कोर करवा पाएगा। और मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप सोर्सेज को चेंज करो, टीचर को चेंज करते रहो, जिस टीचर को आप एक को फॉलो करो उसी टीचर को फॉलो करो, रिपीटिवली फॉलो करो। ठीक है, और NCERT बुक्स, जैसे बच्चे अभी लास्ट स्टेज में बच्चे क्या करेंगे, उस टीचर का नोट्स पढ़ लिया, उस टीचर का नोट्स पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता, ऐसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं होते। जो आपने स्टार्टिंग से जिस टीचर को आप फॉलो करते आ रहे हो उसी टीचर को आप फॉलो करो, और उसी टीचर के आपको एग्ज़ाम्स को मतलब उन्हीं के नोट्स, और अगर आप NCERT को फॉलो करते हो आ रहे स्टार्टिंग से, तो आप NCERT से अलग कहीं पर जाओ ही नहीं, NCERT को रिपीटिवली रिवाइज करो। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा वेटेज जो है फिजिक्स की कम रहती है, 10 to 12 क्वेश्चन की वेटेज जो है वो फिजिक्स की रहती है, केमिस्ट्री की रहती है 16 to 17। अब मैं आपको इनकी प्रिपरेशन बता देती हूँ, और बायोलॉजी की रहती है 23 to 25, लैब मैनुअल की रहती है 4 से 5 क्वेश्चन की, और हमें कितनी देर में पूरा पेपर जो है कितनी देर में करना है, 150 मिनट्स में करना होगा, 150 मिनट्स में करना होगा। और थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टाइल मैं बता देती हूँ आपको, जो प्रीवियस ईयर पे हमने जो एनालिसिस किए, कॉम्प्रीहेंशन टाइप्स में भी क्वेश्चंस आते होते हैं। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन टाइप्स में भी क्वेश्चंस आते होते हैं। ठीक है, अब देखो हम इसका लिए डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजी हमारे चैनल पे चल रही है, हाई स्टडी चैनल पे मैंने बायोलॉजी करवाई है, हम सेल कर चुके हैं। ठीक है, सेल कंप्लीट कर चुके हैं, सेल के हमने PYQ क्वेश्चंस भी किए हैं, और सेल की हमने थ्योरी भी की है। आगे फर्दर भी जितना भी बायोलॉजी का पार्ट रहता है वो भी ऐसे ही आने वाला है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो टिश्यू करने वाले हैं। इसके अलावा हमने किया ब्रांचेज ऑफ साइंस, और हमारे चैनल के ऊपर आपको लैब मैनुअल चल रही है। लैब मैनुअल का एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस जो है ना वो आपकी कवरअप हो चुके हैं। जो हमने चैनल पे किया है उसके अंदर से 1 से 2 क्वेश्चन आने के फुल चांसेस हैं। हमारी 5 to 6 क्लासेस और आने वाली है लैब मैनुअल की चैनल के ऊपर, आप उसको पूरा कवर कर लीजिए, आपका लैब मैनुअल कवर हो जाएगा। लैब मैनुअल की आपको उससे ज़्यादा टेंशन ही लेने की ज़रूरत नहीं है। लैब मैनुअल की 4 से 5 क्लासेस और थ्योरी की आएंगी, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की आएंगी। उसके बाद हम लोग एक क्लास आपको रेगुलरिटी में लैब मैनुअल के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस की मिलेगी। ठीक है, सो आपकी लैब मैनुअल, आपको एग्ज़ाम की तैयारी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हम लोग हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए, बट आप फॉलो करो। अब मैंने आपको बता दिया कि लैब मैनुअल की हमारी लैब मैनुअल हम आपको कैसे प्रिपेयर करें, मैं आपकी हेल्प करती हूँ कि किस तरीके से आपको करना चाहिए। ऑलमोस्ट हमारी 3 to 4 क्लासेस डल चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद 2 डली होंगी या 3 डली होंगी। ठीक है, अब हमारी इसके बाद 5 से 6 क्लासेस और आएंगी, जो क्लासेस होंगी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की। ठीक है, उसके बाद हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे 10 क्लासेस जो होंगी
ऑलमोस्ट 10 क्लासेस होंगी, वो सिर्फ इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की होंगी। ठीक है, अब आपके एग्ज़ाम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन होने वाले हैं और जितना हम आपको चैनल पे करवा रहे हैं ये कंप्लीट एनालिसिस के बेसिस पे है। आप इसको कवर अप कर लो, आपका पेपर इजीली हो जाएंगे क्वेश्चंस पेपर के अंदर। ठीक है, फिर बात ये आती है कि आप पूछोगे कि आप सब भी देखो और अदर सब्जेक्ट कैसे करवाने वाले हो। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी की सबसे ज़्यादा वेटेज है, इसकी हम लोग आपको थ्योरी भी करवा रहे हैं, इसके हम साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। और जैसे ही एग्ज़ाम के अंदर टाइम रहने वाला होगा उसके बाद उस टाइम पे हम एक बार और आपको कंप्लीट बायो की रिवीजन करवा देंगे थ्रू रोड मैप्स। ठीक है, हम बायो की रिवीजन एक बार और करवा देंगे, आप जस्ट फॉलो करो। आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार हम आपको थ्योरी करवा रहे, क्वेश्चंस करवा रहे, और एक बार और एग्ज़ाम से पहले हम एज ए मैराथन फॉर्म के अंदर हम रोड मैप्स की फॉर्म में आपको दोबारा से बायोलॉजी रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लेके आएंगे, फिर कोई ये आता है कि केमिस्ट्री कैसे करेंगे। अब देखो एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट बहुत कम टाइम है, और टाइम कम है तो इसका मतलब हम नेक्स्ट करने वाले हैं कि हम केमिस्ट्री को कैसे करेंगे। वेटेज भी कम आ गया फर्दर एग्ज़ाम। हम 300 वन लाइनर फॉर्म में कवर करेंगे, वन लाइनर फॉर्म में हम लोग कवर अप करेंगे केमिस्ट्री को। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हम फिजिक्स के अंदर क्या करेंगे, फिजिक्स के अंदर जस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक के बेसिस पे करेंगे उसको हम लोग। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे जो एनालिसिस किया है उसको हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बेसिस पे करेंगे। इसमें 10 to 15 है और उन टॉपिक्स के बेसिस पे हम लोग उसको कवर करेंगे। आई होप आपको कैसा लगा वो कमेंट में आपको और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और हमें कैसे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए वो आप बताइए कमेंट्स के अंदर। और आपको कैसा लगा लेक्चर वो भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके आप ज़रूर बताइए। ठीक है, और आप अपने एग्ज़ाम के लिए जो सबसे ज़्यादा बिल्कुल ईजी, जैसे आप पूछते हो अगर आपका सिलेबस हो चुका है ना देन आप रिवाइज़ करो। मैं आपकी एक और आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, जो न्यू कमर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो हमारे साथ में इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, चैनल को फॉलो करो, हम आपकी फुल हेल्प करेंगे। इसके बाद जो ऑलरेडी एक बार पेपर दे चुके हैं वो लोग क्या करो, वो भी लास्ट स्टेज में अपनी रिवीजन पे फोकस करो, जितना हो सकता है उतना रिवाइज करो, और आप जितने हो सकते हो उतना मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। थैंक यू।